रीजनल क्रॉस बॉर्डर जो भी इश्यूज थे वो अली लारजानी साहब जब गए थे आर्मी चीफ से मिलने और डीजीआईएसआई से मिलने जंग से पहले जो मसले थे, फॉर एग्जांपल इसराइल किस तरीके से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा था, दोनों के बीच में ताल्लुकात कैसे खराब करने की कोशिश कर रहा था, बहुत सारी चीजें जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो आई थिंक क्लैरिफाई हुई हैं। और आई थिंक ये एक वक्त के तकाजे के साथ साथ पाकिस्तान और ईरान के रिलेशनशिप भले ऊपर नीचे बीच में आपको कहीं ना कहीं मसले मसाइल नजर आए हो, तो आई थिंक ये नेचुरली कोई भी होता तो आई थिंक ये इसमें बिल्कुल काम होता और इसी तरीके का रिएक्शन होता। एट द सेम टाइम हमें ये भी नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है इस चीज के ऊपर, मुआहदे के ऊपर। जो आपने देखा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी बहुत पर्सनल लेवल पे भी काम किया। ईरान ने बड़ी होशियारी से और बड़ी समझदारी से आई थिंक इस चीज को मेक श्योर कराया है कि यूएस जब जब अपनी कंप्लीट करेगा प्रोमिसेस, उसके नतीजे में या उसके रिस्पॉन्स में ईरान जो है वो कंप्लीट करेगा अपने एंड की चीजें। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम। मैं सलमान दुरानी हूँ और आप सबके सामने ईरान, अमेरिका, पाकिस्तान, कतार, ये ममालिक इस वक्त जो हैं वो पूरी दुनिया का फोकस बने हुए हैं। और जो ईरानी प्रेसिडेंट हैं उनका जो पाकिस्तान का दौरा है वो बहुत अहमियत का हामिल है। उसको कैसे देखा जाए और जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान ईरान और ईरान वर्सेस पूरी दुनिया के जो ताल्लुकात हैं इन सैंक्शंस के बाद जो कि ईरान के ऊपर लगी हुई थी, और वो कैसे उसको देखा जाए। और इस सारी सिचुएशन पे एक गहरी नज़र रखते हैं, एक एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, जॉन हुसैन साहब, जिन्होंने मुझे तेहरान से ज्वाइन किया है। जॉन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे पॉडकास्ट के लिए। मेरे जहन में एक सवाल बड़े अरसे से है कि एकदम से हमने देखा कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो ताल्लुकात थे, बीच में वो बहुत अरसा खटाई में भी पड़े रहे और हमने ये भी फेस किया। और अब जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में एक मिसाली रिश्ता है, जैसे ट्रस्ट का रिश्ता कहा जाए, एक दूसरे में एतमाद इतना ज़्यादा है कि इतनी बड़ी डीलिंग्स जो हैं वो हो रही हैं एतमाद की बुनियाद पर हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसने ये सारे टेबल्स जो हैं वो टर्न किए? कोई एक शख्सियत पे ये डिपेंड कर रही है चीज़, या ये वाकई सिचुएशन ने सब कुछ बदल दिया? बहुत बहुत शुक्रिया सलमान मुझे बुलाने के लिए। देखें, ऑब्वियसली बहुत सारे इश्यूज एट प्ले हैं। आई थिंक जो रीजनल क्रॉस बॉर्डर जो भी इश्यूज थे वो अली लारजानी साहब जब गए थे आर्मी चीफ से मिलने और डीजीआईएसआई से मिलने जंग से पहले, तो बहुत सारी चीजें वहां पे रिजॉल्व हुई थी। बहुत सारी जो मसले थे, फॉर एग्जांपल इसराइल किस तरीके से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा था, दोनों के बीच में ताल्लुकात कैसे खराब करने की कोशिश कर रहा था, तो उसमें पाकिस्तान और ईरान ने रियलाइज किया कि बहुत सारी चीजें बाहर से हो रही हैं। और इस जंग में हमें नजर आया, बीएलए ने फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट दिया इसराइल की सपोर्ट में कि हम इसराइल को पूरा सपोर्ट करते हैं और जी बमबारी करें ईरान के ऊपर। तो बहुत सारी चीजें जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो आई थिंक क्लैरिफाई हुई हैं। और आई थिंक ये एक वक्त के तकाजे के साथ साथ पाकिस्तान और ईरान के रिलेशनशिप्स भले ऊपर नीचे बीच में आपको कहीं ना कहीं मसले मसाइल नजर आए हो, कभी भी इस तरीके के नहीं थे कि कोई दुश्मनी हो बीच में या कोई इस तरीके की प्रॉब्लम हो। हमेशा से बरादर ममालिक एक दूसरे को कहा भी है और माना भी है। और आई थिंक यहाँ पे जो शिफ्ट हुआ है, आई थिंक इसके अंदर नो डाउट जो एक सर्कमस्टांसेस ऐसे पैदा हो गए कि ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान अगर मुश्किल वक्त आता है ईरान के ऊपर, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान जो है वो ईरान का साथ छोड़ दे। तो आई थिंक ये नेचुरली कोई भी होता तो आई थिंक ये इसमें बिल्कुल काम होता और इसी तरीके का रिएक्शन होता। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है इस चीज के ऊपर, मुआहदे के ऊपर। जो आपने देखा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी बहुत पर्सनल लेवल पे भी काम किया, मोहसिन नकवी साहब ने किया, शहबाज शरीफ साहब और इसाक दार साहब ने भी जो है वो बहुत काम किया इसके ऊपर। तो नेचुरली स्पीकिंग आई थिंक दोनों ममालिक एक दूसरे के जो जो बोन एंड स्पिरिट है उन दोनों में एक साथ हैं। और ऐसा वक्त आना था तो उसका यही इसी तरीके से आई थिंक जो है वो रिस्पॉन्स होता और इसी तरीके से आई थिंक चीजें चलती हैं आगे। ये तो बहुत अच्छी बात, मतलब बहुत खुशाइंद बात है। इस चीज़ को हम इस तनाजुर में भी देखेंगे कि सैंक्शंस के बाद की जो सूरत हाल है, ज़ाहिर है जो सैंक्शंस लगी हुई थी अब वो हटनी है, तो ईरान ने अब ज़ाहिर है सांस लेना है और वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। लेकिन हम पहले इस चीज़ का थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं कि जो पाकिस्तान का किरदार रहा है इस पूरी सिचुएशन के अंदर, इस पूरे प्रोसेस के अंदर, उस डील के अंदर जो कि स्विट्ज़रलैंड में हो रही थी, जो मुज़ाकरात हो रहे थे। जॉन, आपकी क्या इत्तलात हैं अब तक जो हैं वो कितने फ़ीसद मामलात तय हो चुके हैं और कितने फ़ीसद जो हैं वो रह गए हैं, और उसका आगे फिर प्रोसीजर क्या है, कैसे होगा वो? देखिए, इस वक्त तो फोकस चल रहा है इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। जो इसराइल की तरफ से जो जारियत है लबनान के अंदर, वो ऑब्वियसली हमने देखा कि जब बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान ने बोला कि हम दाग देंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया 4 बजे, तो उसी वक्त हमें नजर आया कि इसराइल ने जो है वो सीज फायर को जो है वो उन्होंने होल्ड किया।
तो अभी तक वो चल रही है, बट एट द सेम टाइम इसको सोलिडिफाई करना है और इसराइल का विड्रॉल करवाना है सदर्न लेबनान के अंदर से। ये आई थिंक एक क्रिटिकल इशू है जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है, और डी कन्फ्लिक्शन के ऊपर आई थिंक यूनिट्स भी बन गए हैं, तो उसके ऊपर काम आई थिंक शुरू हो गया है। फ्रोजन एसेट्स की जहां तक बात रहती है, आधे फ्रोजन एसेट्स, $6 अरब के जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो आई थिंक अभी रिलीज हुए हैं, आधे के आधे, सॉरी, अब आधा जो है वो और रिलीज होना है। ऑयल वेवर्स ईरान को मिल चुके हैं। तो जो कंडीशंस फुलफिल करनी है फाइनल डील की तरफ जाने के लिए, वो कंडीशंस हमें नजर आ रहा है कि वो फुलफिल करनी है इस मरहले के अंदर, जैसा कि मुआहदे के अंदर लिखा हुआ है कि ये सारे पॉइंट्स हम लोग को मीट करवाने हैं। तो आई थिंक अगर हाँ ये मीट हो जाता है, जो फाइनल पॉइंट इसराइल का, जो सदर्न लेबनान का है, और अगर कंप्लीटली फ्रोजन एसेट जो है वो रिलीज हो जाते हैं, तो आई थिंक वी कैन मूव फॉरवर्ड और कह सकते हैं कि फिर आगे बढ़ा जा सकता है दूसरे मसाइल ठीक है, के ऊपर, लेकिन वो जैसा कि यूएस की तरफ से जो मुतालबात थे ईरान को लेकर, वो कहाँ तक पहुंचे? कौन से मुतालबात। जो अमेरिका के थे, ज़ाहिर है, जो एटमी ताकत के हवाले से थे और जो लेबनान से मुतालिक थे, वो चीज़ें कहाँ तक सेटल हुई? देखें, अमेरिका का सिर्फ एक मुतालबा कह सकते हैं, और वो भी मुतालबा क्या, वो लिखा हुआ है कि ईरान जो है वो प्रॉमिस करता है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा, डेवलप नहीं करेगा, और उसके साथ साथ डाइल्यूशन के ऊपर बात हुई है कि डाइल्यूट जो है वो ईरान करने के लिए राजी हो जाएगा। अब उसके अंदर अच्छा। मसला ये है कि जब तक आप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का जो सेकंड लास्ट पॉइंट है वो उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो पॉइंट 13 है उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब तक फ्रोजन एसेट्स का मामला, जब तक सैंक्शंस का मामला, जो प्राइमरी सैंक्शंस है ऑयल की, जब तक लेबनान का मामला और जब तक ब्लॉकेड का मामला नहीं हट जाता, तब तक इस मरहले के ऊपर बात ही नहीं हो सकती कि ईरान के जो न्यूक्लियर एसेट्स, जो इनरिच यूरेनियम के एसेट्स हैं, उनका क्या किया जाए। तो उसकी तो बात आगे जाके स्टार्ट होगी। तो अभी तो हम बस देख रहे हैं कि क्या क्या होता है। ईरान ने बड़ी होशियारी से और बड़ी समझदारी से आई थिंक इस चीज को मेक श्योर कराया है कि यूएस जब जब अपनी कंप्लीट करेगा प्रोमिसेस, उसके नतीजे में या उसके रिस्पॉन्स में ईरान जो है वो कंप्लीट करेगा अपने एंड की चीजें, जिसमें सिर्फ एक ही है, और डायल्यूशन है। जॉन, आप इसमें कैसे देखते हो? फॉर एग्जांपल, मुझे तो लगता है कि जहाँ तक बात पहुँची हुई है, अगर बात डील भी हो जाए, मुज़ाकरात भी हो जाए, मुआहदा भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, पीस प्रोसेस से हम अचीव कर लें, मतलब अमन हम अचीव कर लें, उसके बाद भी आपको लगता नहीं है कि इसराइल या डोनाल्ड ट्रंप की जो इनस्टेबल किस्म की पर्सनैलिटी और वो जो सिचुएशन है, वो अमन कायम रहने देगी? देखिए, मैं इसको पर्सनैलिटीज के हिसाब से नहीं देखता। ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स में पर्सनैलिटी से ज्यादा पॉलिसीज बोलती हैं, और मुल्कों की अपनी जो पॉलिसीज हैं वो हमें नजर आ रही हैं कि इसराइल, फॉर एग्जांपल, इसराइल और यूएस की जितनी चलें, भी इसको अनस्टेबल पॉलिसीज के पर्सनैलिटीज तौर अभी पे वहां ले पे। लें, जॉन। इसराइल वर्सेस ईरान। यस, फॉर एग्जाम्पल, अगर बिल्कुल कर सकते हैं, द थिंग इज, बिल्कुल, और कर रहे, क्या नहीं कर रहे थे, वो बिल्कुल कर रहे थे। रुके क्यों? हम अगर रिवाइंड करें और अगर हम देखें कि रुके क्यों, तो वो रुके इसलिए क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज बंद कर दिया। जो अभी की सीज फायर चल रही है, अगर आप पीछे रिवाइंड करें तो आपको पता चलेगा। देखिए, ये सिर्फ ड्रोन और मिसाइलों की जबान समझते हैं। डिप्लोमेसी ऑब्वियसली काम करती है और काम आती है, नो डाउट, लेकिन मिसाइलों और ड्रोन्स के बगैर या हार्ड पावर के बगैर सॉफ्ट पावर जो है वो इतना असर नहीं रख पाती जितना रखना चाहिए उसको। तो आई थिंक कि आगे जाके भी डेटरेंस सिर्फ ये क्रिएट हो सकती है कि फॉर एग्जांपल इसराइल के खिलाफ जब जब इसराइल अपनी रेड लाइन, ईरान की रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करे, तो ईरान रिटेलिएट करे। आई थिंक दैट विल बी द ओनली थिंग जो कि डेफिनेटिवली ये दिखाएगा कि कोई मुआहदा आगे बढ़ सकता है। वरना तो आपको पता है ये किसी भी मुआहदे को कोई अहमियत जो है, अमेरिका और इसराइल जैसी पावर्स, वो यूनाइटेड नेशंस की पामाली जो है वो यूनाइटेड नेशंस को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, वॉर क्रिमिनल्स जब उनको दिखाया हुआ है नेतन्याहू और इन सबको, तो उसके ऊपर पासदारी नहीं कर रहे। तो इंटरनेशनल लॉ तो एक स्टेट ऑफ नेचर में है ना, इसके अंदर कोई इन्फोर्सेबिलिटी मैकेनिज्म नहीं है, ना ही कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है जो चीजों को इन्फोर्स कर सके। तो जी, जंगल के ठीक है। कानून में जो है वो ताकत का राज ही चलता है, और मेरे ख्याल में आगे भी कंट्रोल करने के लिए ये डेटरेंस क्रिएट करनी पड़ेगी ईरान को कि आइंदा यूएस और इसराइल इसको अपनी रेड लाइंस को जो है वो आगे ना बढ़ाएं। और ये एक नई जो है वो मिसाल कायम हो गई है, जो कि दुनिया ने देखी है और देख रही है अपनी खुली आंखों और खुले कानों से। ऐसा ही है कि आइंदा जो है वो जो भी होगा, वो ऐसा नहीं हो सकता कि जो ताकत की ज़बान है उसी तरह ही सारी चीज़ें चलेंगी जो एक ताकत कहेगी। खैर, ईरान के अंदर आप चूँकि तेहरान में बैठे हैं इस वक्त, तो जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनई शहीद, उनकी जनाजे की क्या तैयारियां हैं, और इस वक्त जो ईरान के अवाम हैं उनके जज्बात क्या हैं? देखें, जहां तक तस्वीर की बात रही, तो 3 जुलाई से जो है वो तकरीबात स्टार्ट हो रही हैं, फोर्थ, और मतलब आगे 2 दिन तेहरान में प्रोग्राम है, फिर एक दिन कुम के अंदर प्रोग्राम है, फिर एक दिन जो है वो इराक के अंदर प्रोग्राम है, और एक
फिर आखिरी दिन जो है वो मशहद के अंदर प्रोग्राम है, और मशहद के अंदर फाइनली तदफीन होगी। हेड्स ऑफ स्टेट्स जो आ रहे हैं वो तेहरान के अंदर आएंगे मेरी मालूमात के मुताबिक, और आप पाकिस्तान से मोहसिन नकवी साहब आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, जहाँ तक मुझे पता है। बहुत सारे जो है वो मीडिया पर्सनल भी, मैं मेरे पास वो मुझे इतला आई है कि लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो लेट्स सी, पूरी दुनिया से लोग जमा हो रहे हैं, और ये जो है वो कहा जा रहा है कि 3 करोड़, तकरीबन 3 करोड़ की एक्सपेक्टेड है पार्टिसिपेशन लोगों की। वो तो इराक में भी हो रहा है, वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जाहिर है इराक में भी बहुत लगा हुआ, और आई थिंक फिर थोड़ा लोड कम पड़ेगा ईरान के अंदर, वरना मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इतने सारे लोगों को। तो तैयारी यही है, देखें इंशाल्लाह क्या होता है। एंड व्हाट द पीपल ऑफ ईरान, वो क्या फील कर रहे हैं इस विक्ट्री को लेकर ईरान से? देखें, लोगों ईरान में ना अभी इस वक्त कॉशन के साथ चीजें चल रही हैं। मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि सेलिब्रेशंस हो रही हो या कुछ हो रहा हो, क्योंकि इस अवाम ने बार बार धोखा खाया है अमेरिका से। 2015 का मुआहदा हुआ था, उसके बाद कुछ भी मटेरियलाइज नहीं हुआ, और बाद में 2 दफा निगोशिएट करते हुए हमला कर दिया अमेरिका ने। तो इस अवाम को जरा कॉशन, ये अवाम जो है वो जरा कॉशियस हो रही है कि जो वादे कर रहा है अमेरिका, क्या वो वादे वाकई में पूरे होंगे। $300 बिलियन फॉर एग्जाम्पल अगर अमेरिका बोल रहा है, तो यहाँ पे किसी को यकीन नहीं है एज सच कि अमेरिका जो है वो अपने प्रोमिस के ऊपर ऊपर उतरेगा। और जाहिर सी बात है, बाद में वो कल को कुछ भी कह के, बैलिस्टिक मिसाइल कह के नई सैंक्शंस लगा सकते हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कह के नई सैंक्शंस लगा सकते हैं। तो अवाम को इतना ज्यादा भरोसा नहीं है, जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, अवाम, ईरान की अवाम जो है वो इसके ऊपर, मेरा नहीं ख्याल कि कोई रद्द-ए-अमल उस तरीके का दिखाएगी। अभी लोग अग्रीमेंट में है, इस चीज में है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, और जाहिर है उम्मीदवार भी हैं कि इंशाल्लाह इसको अभी एमओयू इन्फोर्स हो रहा है, तो आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी इन्फोर्स होगा, लेकिन कॉशन बहुत ज्यादा है। इस पूरी सूरत हाल में आप ज़ाहिर है जियो पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा नज़र रखते हो। आप देख रहे हो कि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान है वो प्रॉक्सी बना हुआ है, और इस वक्त भारत और इसराइल का फोकस जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट अफ़गानिस्तान का जो सॉइल है, उनकी जो लैंड है वो बनी हुई है। और सबको पता है, सबूत भी सबके पास हैं इस वक्त। इस तनाजुर में ईरान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, उनके जो चैलेंजेस हैं, जो फ्यूचर की प्लानिंग्स हैं, इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हो? देखिए, आई थिंक अफगानिस्तान का जहां तक मामला है, बिल्कुल नो डाउट, इंडिया तो खैर, इंडिया को, मोदी गवर्नमेंट, मोदी रिजीम को तो मैं बिल्कुल, वो जो बुचर ऑफ गुजरात जो बैठा हुआ है वहां पे, मैं तो कहता हूं कि जो काम कर रहा है वो, जाहिर सी बात है, मुंह पे जो पलट के उनको खानी है वो तो खानी है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा कि फॉर एग्जाम्पल हम अफगानिस्तान के साथ एक नई तरीके से, जाहिर है उनको रोकना है हमें कि किसी तरीके से जो पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं उनको सपोर्ट करने से बंद करें और इंडिया का साथ छोड़ें। ये तो लाजमी है, क्योंकि देखें, रिलेशनशिप पहले इस तरीके की नहीं थी। अफगानिस्तान में जो आज पावर में लोग हैं, उसमें रिलेशनशिप पहले इस तरीके की नहीं थी। एंड रिलेशनशिप ऑब्वियसली आपको पता है कि इसके अंदर अगर हम इंडिया को कॉर्नर कर देते हैं, अफगानिस्तान को स्टॉप कर देते हैं और इंडिया को कॉर्नर कर देते हैं, तो बहुत फायदा है अगर इसमें, जाहिर है उस फ्रंट पे भी जंग बंद हो। इसमें लेकिन ईरान ओवरऑल भी कोई किरदार अदा रीजनल, कर सकता है आपके ख्याल में? सॉरी, इस पे, मतलब इस पूरे प्रोसेस में तालिबान को कन्विंस करने में ईरान भी अब कोई अपना किरदार अदा कर सकता है? देखिए, ख्वाहिश तो है कि रीजनली चीजें सही हो। मुझे ये अंदाजा नहीं है कि ईरान कितना हेल्प कर पाएगा। ऑब्वियसली आई थिंक पार्ट प्ले कर सकता है ईरान। पाकिस्तान, ईरान के भी कोई इतने, अफगानिस्तान के साथ कोई इतने अच्छे वो नहीं है, रिलेशनशिप्स नहीं है, और आई थिंक, लेकिन होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए पार्टीज के बीच में, जो है वो रीजनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनना चाहिए। एंड आई थिंक के इंडिया को बहुत जरूरी है कि हम लोग जो है वो उससे दूर करें। इंडिया का तो मैं कहता हूं, ईरान के साथ भी कोऑपरेशन नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक्स के ऊपर इनकी कोऑपरेशन है, लेकिन वो भी मजबूरी में, क्योंकि जाहिर है सैंक्शंस में वो लोग तेल खरीदते रहे, और आगे का तो खैर फ्यूचर नहीं पता, क्योंकि अभी तक खैर वो तो तभी ख़त्म हो गया था जॉन, जिस वक्त मोदी ने जाकर इसराइल के जो नेतन्याहू हैं उनके सामने कहा कि जी ये हमारी क्या मदरलैंड और फादरलैंड वाली चवल मारी उन्होंने वहां पे। मदरलैंड और फादरलैंड, मदरलैंड और फादरलैंड, तो ईरान भी देखें, दुकान दुकान तो बंद नहीं होती। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में भी अगर ट्रेड जंग से पहले होता रहा है, दुकान तो बंद नहीं होती। बेचेंगे तो वो हर किसी को, जाहिर सी बात है, इसराइल के अलावा, क्योंकि इसराइल का तो वजूद ही आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना। इंडिया तो फिर भी एक मुल्क के तौर पे आज मोदी है, कल नहीं हो इंशाल्लाह। तो बहरहाल मेरे ख्याल में एक रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनना चाहिए। सारे ममालिक को ये रियलाइज करना चाहिए कि असल दुश्मन जो है वो ये जो नियो इंपीरियलिस्ट और कॉलोनियलिस्ट जो बैठे हुए हैं आके बाहर से, इतने थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे से, उनको हटा के हमें अपने रीजन के अंदर फोकस करना है। एंड आई थिंक ईरान, पाकिस्तान, तुर्किया, कतर, आज बोला ना पेजिशकियान साहब ने कि भाई हम चाहते हैं कि एक जो है वो रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पे काम हो। एंड आई थिंक ये रियलिटी बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा दूर नहीं है इसको कंसीव करना, क्योंकि अमेरिका की जो माइट है, जो यूनिपोलैरिटी है, जो उसकी सुप्रेमेसी है, वो ऑलरेडी जो है वो गिर चुकी है, उसकी कोई अब इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं रही। तो आई थिंक हाँ। बहुत सारी चीजें अभी आगे जाके आई थिंक चेंज हो सकती हैं। और मामला जो और है वो दूसरा समझने चाहिए। और दूसरा ये भी बड़ा, ये भी अब बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ब्लॉक्स वाली पॉलिटिक्स से जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स है, शायद हम उससे भी निकलकर हमें रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, क्योंकि एक बहुत बड़े मसले से अब दुनिया जो है वो निकल आई है। जैसे हम एक नई आलमी जंग की बात कर रहे थे कि जी शायद वो ही ना कहीं हो जाए, तो अब ज़ाहिर है एक मसले से निकले हैं, और अब हमें जो ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या इस पूरे ख़ित्ते के अमन के लिए और इसको आगे इसकी तरक्की के लिए जो है वो सोचना होगा। जॉन, आपने मुझे टाइम दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें मुझे जो है वो आज नहीं पता चली। तो मैं उम्मीद करता हूँ आइंदा भी इंशाल्लाह हम बैठेंगे और बहुत सारी चीज़ों पे बात कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच जॉन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।